हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो दिनांक 20 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 80 प्रश्न हैं, जिसमें से मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंकगणित के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न हैं, जिसमें टोटल जो नंबर है वो 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले इसका जो खंड है उसमें है मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं। तो मानसिक योग्यता का जो पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है तो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ हमें जो 4 आकृति दी गई हैं, इस आकृति में से एक आकृति जो है वो भिन्न है। मतलब 3 आकृति एक समान है और एक आकृति भिन्न है। उस आकृति को हमें, वही हमारा आंसर होगा जो भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आकृति ए है इसमें 4 खंड बने हैं, आकृति सी में 4 खंड बने हैं, आकृति डी में 4 खंड बने हैं, लेकिन आकृति बी में जो है वो टोटल 8 खंड बने हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, और इसके बाद हम सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो ये निशान है, ये यहाँ पे देखिए सभी गोला तो सभी में है, चारों में हमको एक वृत्त दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वृत्त है ये वृत्त के केंद्र तक ही है, ये भी केंद्र तक है, ये भी केंद्र यानी कि बीचों बीच है, लेकिन ये वाला जो है ये पूरा जो है इस वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक बना हुआ है। तो ये हमारा आंसर जो है, इसका आंसर डी होगा। और यहाँ पे तीसरे प्रश्न में देखिए, तीसरे प्रश्न में 3 जो लकीर खड़ी है तो 3 लकीर आड़ी है, यहाँ 3 लकीर खड़ी है तो 3 लकीर आड़ी है, यहाँ 2 लकीर खड़ी है तो 2 लकीर आड़ी है, और यहाँ 4 लकीर खड़ी है तो 4 लकीर आड़ी है, लेकिन यहाँ पे 3 लकीर खड़ी है और 2 लकीर जो है, 2 रेखाएं जो है वो आड़ी है। तो हमारा ये भिन्न हो गया, तो हमारा आंसर होगा सी। इसी प्रकार हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न आप देखिए कि चौथे प्रश्न में जैसे इसमें यहाँ पे तीर का निशान है तो इधर पूंछ है, डॉट है, इसमें इधर तीर का निशान है, इधर डॉट है, और इसमें यहाँ तीर का निशान है, इधर डॉट है, लेकिन इस वाले में देखिए तीर का निशान इस वाले में है और डॉट इस वाले में है। तो ये जो आकृति है ये हमारी भिन्न है। तो ये आंसर होगा हमारा आंसर डी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। तो ये प्रश्न 5 जो है ये इसमें अब देखिए प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाला वृत्त को काला करें। तो यहाँ पे हमें क्या है, इसके समान वाली आकृति को ढूंढना है। इसकी समान वाली आकृति कौन सी है? तो इसके जो समान है वो आकृति है आकृति बी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न में इसके समान कौन सी आकृति है, इसमें भी आकृति बी जो है वो समान है। फिर यहाँ देखिए इसमें इसके समान कौन सी है, इसके समान आकृति डी है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके समान कौन सी आकृति है, इसके समान हमारे है आंसर डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न में यहाँ जो निर्देश दिया गया है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा निर्देश दिया गया है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, दाईं ओर ABCD का पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसके बिना दर्शाए परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब ये 4 भागों में ये चित्र जो है डिवाइड है, उसमें से एक भाग जो है वो नहीं है, तो उस एक भाग को हमें चुनना है। मतलब यहाँ पे कौन सा फिट होगा, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा, ये सी फिट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। और इसमें देखिए, इसमें अगर इस आकृति को यदि हमें पूर्ण करना हो तो ये आकृति इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ये आकृति हमारी इस प्रकार से बनेगी। तो ये इस लाइन को ये लंबा कर दिए, तो ये हमारा आंसर जो है इसका आंसर डी होगा। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें होगा आपका
यहाँ पे हमारा जो फिट हो सकता है वो हो सकता है ए, इसका आंसर ए होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे जो नज़दीक है वो एक बीच में डॉट टाइप से, तो इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इस प्रश्न में ये श्रेणी क्रम वाला है, मतलब जो चौथे नंबर पे कौन सा वाला आएगा। तो यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 4 होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा आंसर बी। यहाँ पे ये जो है, ये अपना जो त्रिभुज है ये वाला, ये यहाँ आ गया, फिर इधर आ गया, तो अगली बार में इस तरफ जाना चाहिए। तो ये होगा हमारा आंसर। ये भी घूम रहा है, साथ ही साथ ये भी घूम रहा है, तो ये आंसर बी होगा। ठीक है, फिर इसमें ये तीर का निशान यहाँ से यहाँ चला गया, फिर तीर का निशान यहाँ गया, तो अगली बार में तीर का निशान इधर आना चाहिए, सी में आना चाहिए। तो अपना ये आंसर ए होगा इसका। 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, तो चौथे बार में 1 इधर होना चाहिए। मुँह इधर से शुरू, इधर अंत, और उसमें लाइन भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ये आंसर, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब इसके आगे और चलते हैं। ये 17 नंबर प्रश्न है। इसमें प्रश्न में हमको दिशा निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। मतलब इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों चित्रों में होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये चित्र इसके जस्ट अपोजिट, मतलब दिशा इसका परिवर्तित है, तो इसका दिशा इस प्रकार से परिवर्तित होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें जो लाइन है वो यहाँ तक गई है, और ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, डी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आधे दूर तक गया हुआ है। ए होगा हमारा आंसर। और इस पे देखिए इन दोनों में जो संबंध है ये जस्ट इसके अपोजिट है, तो इस साइड अपोजिट में होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। फिर इन दोनों में जो संबंध है, 4 गोला है, तो 4 यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा इसका भी आंसर। फिर यहाँ 4 लाइन आड़ी है, तो 4 लाइन में से 2 हो गया है, तो इसमें हो जाएगा अपना सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, इस आकृति को पूरा करना है। तो ये बहुत इजी है। इसको यदि हम चित्र को इस प्रकार से यदि हम बढ़ा के देखें यहाँ से इसको ऐसे, तो हमको आकृति पता चल जाएगा कि कौन सा आकृति उसके बिल्कुल समीप है। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर अपना होगा सी। और इसका आंसर होगा हमारा बी, और इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मिरर वाला है। अब मिरर के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, है ना, उसमें आप देख के इसके करके आप इसको देख सकते हैं। तो MOT, ये तीनों का मिरर में चित्र जो है बिल्कुल साइड मिरर में नहीं चेंज होगा, MOT ही रहेगा। और इसमें आप देखिए, हाँ, तो इस प्रश्न 26 का जो आंसर है वो हमारा होगा आंसर ए, और प्रश्न 27 का हमारा आंसर होगा आंसर ए, और प्रश्न 28 का हमारा आंसर होगा आंसर सी। ठीक है दोस्तों,
इसको आप अपने प्रश्न पत्र पर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको डिटेल देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में हमें करना है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी के चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र में से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, पंच किया गया है मतलब यहाँ पे छेद किया गया है। ठीक है, तो ये आकृति ऐसा है, तो ये जब जाएगा ऊपर खुलेगा तो ये यहाँ पे अपना इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जब ये खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा ये वाला भाग, फिर ये जब होगा तो ये हमारा इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे 30 प्रश्न में। यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा आंसर इसका होगा, अब ये हमारा प्रश्न क्रमांक 33 से प्रश्न क्रमांक 36 तक, और इसमें जो है हमारा इसमें है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी, डी और चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो इस जो ये तीनों इस चित्रों से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, मतलब तीनों चित्रों का उपयोग होना चाहिए। तो ऐसा चित्र हमें देखना है जिसमें तीनों चित्र का उपयोग हो जाए। तो अपने को दिख रहा है इस चित्र पे तीनों कटआउट का उपयोग हो रहा है सी में, है ना। और इसमें देखिए अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये सी में हो रहा है ना। और इसमें यदि देखा जाए तो बी में हो रहा है, और इसमें यदि देखा जाए तो जोड़ दिया जाए इसको तो ये इसका आंसर ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न 37 से 40 तक पे अब देखिए यहाँ पे आपको 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिए गए तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिससे प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब हमको एक प्रश्न चित्र दिया गया है और उस चित्र में से हमें जो प्रश्न चित्र में जो चित्र छिपा हुआ है ना, चित्र छिपा सम्मिलित है, उत्तर चित्र अपने उत्तर प्रश्न चित्र छिपा है, मतलब इनमें से कौन सी आकृति में ये वाला आकृति छिपा हुआ है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस आकृति में ये वाला आकृति इस आकृति में छिपा हुआ है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति में छुपा हुआ है, तो एकदम क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ए होगा इसका आंसर। और ये आकृति है ना, ये आकृति अपना इसमें छिपा है। ठीक है, और डब्लू हमारा इसमें छिपा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मानसिक योग्यता के जो प्रश्न है वो हमारा सॉल्व हो गए। अब इसके आगे जो इसका दूसरा खंड है वो है अंकगणित का। ठीक है, यदि हम इसमें 41वां नंबर का पहला प्रश्न है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है। ठीक है, तो
देखिए पहले तो 1 से 10 तक में 9 एक बार आएगा, ठीक है। फिर 11 से 19 तक में भी अपना 9 जो है वो एक बार आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना 80 तक तो 9 जो है एक एक बार आएगा, ठीक है। तो ये 8 बार हो गए, है ना। 1 से 80 तक हमारे जो 9 हैं, 1 से 80 तक वो कितने बार आया, 8 बार, ठीक। और उसके बाद आप देखिए जब 81 से 90 के बीच, 81 से 90 के बीच ये 2 बार आएगा, ठीक है। एक 89 में आएगा और एक 90 में आएगा, है ना। तो ये हो गया 8 2 10। अब 91 से 100 तक, 91 से 100 तक जो है ये अपना आ जाएगा 9 और 1 10, तो 10 बार यहाँ भी आएगा। तो ये टोटल हमारा आ रहा है 20 बार, ठीक है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं में 9 जो है वो हमारा 20 बार आता है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। अब हमारा जो 42वां प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल। तो 3 अंकों का जो बड़ी संख्या होगा जो बना है वो होगा 9 6 0, है ना। और छोटी से छोटी संख्या होगा आपका 0 6 9। तो मतलब हमको इन 0 6 9 मतलब 69, है ना। 69 मतलब हमको 960 और 69 का क्या करना है, यहाँ पे हमको गुना करना है। तो इसका गुना आप करिए और इसको गुना करने के बाद हमको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आप गुना करके देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ये अपना 61,66,240। 43वां प्रश्न है, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुना किया जाए, इसे इसके उत्क्रम से गुना किया जाए। तो इसका आंसर होगा सी, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर जिसे अंश और हर से गुना किया जाए। फिर 44वां हमारा प्रश्न है, 4392 भागित 3.66 बराबर 1200, है ना। तो 439 दशमलव, ठीक है, 2 6 इस प्रश्न का उत्तर जो है इसका आंसर होगा हमारा 12। इसमें हमको भाग दे के देखना है, भाग आप दे के देखेंगे तो वो 12 आ जाएगा। फिर 45वां प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। मतलब जो वर्ग का परिमाप है वो इसके जिसकी लंबाई 17 और 11 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा जी, 17 और 11 है, मतलब ये हो जाएगा, इसका परिमाप आपका हो जाएगा 17 और 11 हो गया 28, है ना। 17 11 28, 28 दूने 56, तो 56 परिमाप है। मतलब ऐसे वर्ग जिसका परिमाप 56 हो तो 4 से गुना करने पर तो वो 14, मतलब उसकी भुजा होगी 14, तो उसका क्षेत्रफल होगा 14 और 14 गुना करेंगे तो 196 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 46वां प्रश्न देखते हैं, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको 30 को 2/3 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा आपका 45 पैकेट बनेगा, ठीक है। अब 47वां प्रश्न देखते हैं, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जब इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। मतलब आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 है ना, और उसकी चौड़ाई बोल रहा है 22 है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि हम 616 को 22 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका लंबाई।
तो इसके लिए हमको 616 को हमको 22 से भाग देना पड़ेगा। तो 616 जब हम 22 से भाग देंगे तो हमारा जो लंबाई है वो कितना आ रहा है 28। अब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया है। तो लंबाई कितना है 28 और चौड़ाई कितना है 22। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई धन चौड़ाई 22 और 28 कितना हो गया अपना 50, और उसको 2 से गुना कर देंगे तो 100 मीटर हमारा क्या हो गया परिमाप। और जितना परिमाप है उतने में ही हमारा क्या लगेगा बाड़। अब 100 है, अब इसका अपना 7.50 प्रति मीटर है, तो 100 मीटर का हमारा 750 रुपये होगा। तो इसका आंसर होगा डी। 48वां प्रश्न देखते हैं। यदि a बटे b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b ऋण 3 तथा a धन 10 बटे b a ऋण b बराबर 10 बटे 7, तो a बटे b है, मतलब यहाँ पे हमको a बटे b का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, तो इसका मान हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है a की जगह b ऋण 3 रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पेंसिल इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसमें हम अपना यहाँ पे a का मान को यहाँ रख देंगे। जैसे ही हम इसमें a का मान रखेंगे, है ना, इसको यहाँ पे हम a का मान रख देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा b बराबर जो आ जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर b का मान को यहाँ रखेंगे 7 ऋण 3 करेंगे तो हमारा a का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर होगा वो a बटे b बराबर 4/7 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, 31 सही 60/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 31.4375। फिर 50वां प्रश्न है। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपने 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो यदि हम उसको भुजा को भुजा बटे 3 गुणित भुजा बटे 3 करेंगे, भुजा बटे 3 गुणित भुजा बटे 3, तो वो आ जाएगा भुजा की वर्ग बटे 9, तो ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गणित के भी प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। अब हम इसके नेक्स्ट खंड में चलते हैं। नहीं, गणित के प्रश्न अभी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य है ना। तो 2540 और 1850 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो और उसको हम फिर जो अंतर आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो और उसको हम 1850 पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमारा हमको क्या करना है कि 2540 ऋण, है ना, 1850 करने पर हमको कितना मिल रहा है 690, और उसको हम 2 से भाग देंगे तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करने पर हमारा क्या आ रहा है कि इन दोनों के अंतर जो है वो आ रहा है हमारा 690 रुपये, है ना। 690 के यदि हम भाग देंगे तो वो 345 आएगा, और 1850 और 345 पे जोड़ने पर 2195 इसका सही आंसर होगा। फिर 52वां प्रश्न है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 5760 पृष्ठ को छापने पे कितना समय लगेगा। तो एक मिनट में 12 पृष्ठ छाप रही है ना। यहाँ पे मतलब हम सीधा सीधा इसको भाग दे देंगे, 5760 भागित, है ना, हमको क्या करना है 12, तो 5760 भागित हमको कर देना है 12, तो ये हमारा आ रहा है 480 मिनट। अब 480 मिनट को यदि हमको घंटा में बदलना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 60 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 8 घंटे आ रहा है। ठीक है, 53वां प्रश्न। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। अब देखिए, एक का क्रय मूल्य 100 है तो 3 का क्रय मूल्य हो जाएगा 300, 275 में बेच रहा है, मतलब उसको 25 रुपये का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अब इसे हमको हल करना है ना। ये तो अपना हल करना है इसे, तो इसको हम हल कर, इसका उत्तर आएगा हमारा 26, लगभग 26। 30,009 का मान वही है जो कि 10,000 तथा 9 दहाई का है, 30,000 तथा 9 सैकड़ा का है, 3 10,000 तथा 9 इकाई का है, 3 10,000 तथा 9 दहाई का है। तो 9 यहाँ पे हमारा इकाई में है ना, तो और 3 10,000 है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। सुमित का भार 107 किलोग्राम तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दाही का मान का अंतर। सन्निकटन द्वारा निकटतम दाही के मान का अंतर। तो इसका 110 हो गया है ना। इसके भार को, सुमित के भार को हम 110 मान सकते हैं और संजय के भार को हम 80 मान सकते हैं, क्योंकि वो उसके सन्निकट है। और इन दोनों का अंतर करेंगे तो वो आएगा हमारा आंसर ए आएगा 30। 57, यदि दो कोणों का योगफल एक निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। यदि दो कोणों का योगफल है निम्न में से कौन सा संभव नहीं। एक समकोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, दो न्यून कोण, दो समकोण। फल एक अधिक कोण है बोल रहा है जी, एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो क्या संभव नहीं है बोल रहा है। तो दो कोणों का योगफल है मतलब वो दोनों न्यून कोण है। जब दो न्यून कोण है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या संभव नहीं है बोल रहा है। तो दो न्यून कोण तो संभव है ना। और जब दो न्यून कोण खुद अधिक कोण बन गए, 90 से ज़्यादा हो गए, तो दूसरा और एक अधिक कोण नहीं हो सकता। तो एक अधिक कोण तथा तो निम्न से कौन सा संभव नहीं है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा संभव नहीं है। 58 प्रश्न, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, ठीक है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 54, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा हमारा 9। अब इस 54 को यदि हम 9 से घटा दें तो हमको क्या प्राप्त होगा 45। मतलब वो हमेशा किससे सर्वदा भाज्य होगी 5 से, ठीक है। ये आकृतिक देखिए। अब इसमें देखिए कि एक तो ये 100 हो गया, टोटल इसमें होते हैं 360 अंश, है ना। तो बचे कितना 260। अभी x 2x 4x 6x इसको जोड़ देते हैं। 6 4 10 2 12 और 1 13x हो रहा है। तो 13x बराबर 260। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 20 अंश। तो ये हमारा जो कोण AOB है वो 20 अंश होगा, और ये 40 होगा, और ये 80 होगा, और ये 120। तो इसमें हमारा आंसर ए होगा सही। 60वां प्रश्न, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैच कितना खेला है 32, पाकिस्तान का टीम कितना खेला है 24। तो कितना ज़्यादा खेला है 8 मैच ज़्यादा खेला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया जी। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये हमारा ये हमारा खंड है, ठीक है। ये इसके लिए हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग तो अनुच्छेद पढ़ चुके होंगे, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। धन्यवाद का अर्थ है कि हम खालिस्तान है, तो ये क्या आएगा इसका आंसर डी कृतज्ञ है। महान सद्गुण क्या है, तो इसका आंसर होगा बी कृतज्ञता प्रदर्शन। अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञता हो सकता है, तो ये विचारों में आएगा जी। सहायक शब्द है, इस अनुच्छेद में सहायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये एक प्रकार से विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है। सद्गुण का अर्थ होता है एक गुण है ये, ठीक है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा एक महान खालिस्तान थे। वो एक महान क्या थे, पर्यावरणवादी। उनका गांव खालिस्तान से घिरा हुआ था हरे भरे वनों से। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप खालिस्तान आने लगी विनाशकारी बाढ़। सुंदरलाल बहुगुणा खालिस्तान संज्ञा है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान का पर्यायवाची है अमूल्य अनमोल, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपना ये है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा खालिस्तान प्रभावित नहीं होती। क्या प्रभावित नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है, पाचन क्रिया भी प्रभावित होता है, भार भी प्रभावित होता है, लेकिन हमारा ऊंचाई जो है वो प्रभावित नहीं होती। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध खालिस्तान से संबंधित समस्याओं से है, मानस समस्याओं से है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे टीवी को बहुत अधिक निकट से देखते हैं। और यहाँ पे है ये प्रश्न अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसी नेक्स्ट अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक का विलोम क्या है, उपयोगी, ठीक है। विनम्रता एक महान क्या है, गुण है ना। विनम्रता का अभिप्राय क्या है, सविनय होना। और विनम्र व्यक्ति खालिस्तान से सीखता है, वह स्वयं के अनुभव से सीखता है।
और घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी अक्खड़ का पर्यायवाची है। जिद्दी का विलोम है सहमत। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरे 80 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो 100% करेक्ट हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और देखने के लिए धन्यवाद। ओके।